सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 26 मई के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण आज के संपादकीय से, जो कि है खुदकुशी के परिसर। राजस्थान के कोटा शहर में विद्यार्थियों की आत्महत्या अब इस सदर चिंता का कारण बन चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें दखल देना पड़ा है। कोटा में पढ़ाई करने के तनाव और दबाव के कारण खुदकुशी के लगातार घटनाओं पर पिछले कई वर्षों से सवाल उठते रहे हैं। ऐसा कोई ठोस समाधान खोजने पर बल दिया जाता रहा है, लेकिन ये समस्या जटिल होती गई है। इस मसले पर ना तो कोचिंग संस्थानों को अपनी नीति और तौर तरीके बदलने की ज़रूरत महसूस हो रही है और ना सरकार को कोई पहल कारगर हो पा रही है। देखिए, बच्चों के ऊपर बढ़े मेंटल स्ट्रेस को लेके बहुत ज़रूरी है कि समय रहते एजुकेशन डिपार्टमेंट, विशेषकर गवर्नमेंट, कुछ मैकेनिज़्म या मेजर लाए, जिससे बच्चों के ऊपर स्ट्रेस कम हो इस कंपटीशन का। कोचिंग संस्थान अपने मुनाफे के लिए इस समस्या की अनदेखी कर रहे हो सकते हैं, मगर सवाल है कि क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार के इसी रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा है कि एक राज्य के तौर पर आप क्या कर रहे हैं। अदालत ने ये भी पूछा था कि छात्र कोटा में ही क्यों आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि राज्य के तौर पे स्टेट का काम क्या होता है। स्टेट का काम होता है वेलफेयर करना किसी भी रूप से अपने नागरिकों का। तो आप क्यों अभी तक इस चीज़ को कम नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल एक मामले की सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह पाया कि कोटा की छात्रा की खुदकुशी कर लेने पर कोई प्राथमिकी भी दर्ज नहीं की गई। ये समझना मुश्किल है कि कोटा में इंजीनियरिंग और चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों की आत्महत्या की घटना की एक बड़ी समस्या का रूप ले लेने के बावजूद सरकार की नज़र में ये इस हद तक अनदेखी करने लायक मसला क्यों है। ये छिपी बात नहीं है कि हर वर्ष कोटा में कुछ संस्थानों में सख्त नियम कायदे, पढ़ाई के तनाव और अपने माता पिता की महत्वाकांक्षाओं का दबाव कई विद्यार्थी नहीं झेल पाते और खुदकुशी कर लेते हैं। आखिर ये अलग से पढ़ाई का कैसा ढांचा है कि उसमें कई विद्यार्थी टूट जाते हैं। बिल्कुल वाजिब बात है। गवर्नमेंट को इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए और एक्शन नहीं, एजुकेशन रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। ये जो कंपटीशन कल्चर क्रिएट कर दिया गया है, जिस रेस में बच्चा तनाव में आके वो परेशान ही हो रहा है, इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसी तनाव के दम पे, इसी कंपटीशन रेस कल्चर के दम पे इंस्टीट्यूट्स फल फूल रहे हैं, मगर बच्चों का विकास नहीं हो पा रहा है। अगला, विकास पर बल। सरकार लगातार देश की अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने का संकल्प दोहराते रही है। दावा किया जाता है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस लक्ष्य की तरह आगे बढ़ने का उत्साह नीति आयोग शासी परिषद की 10वीं बैठक में भी दिखा। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि अगर वह टीम इंडिया की तरह काम करें और हर राज्य और शहर, हर गांव को विकसित बनाने के लिए काम करें, तो आज़ादी के 100वीं वर्षगांठ से पहले ही देश को विकसित की श्रेणी में खड़ा किया जा सकता है। बिल्कुल वाजिब बात है। जिस हिसाब से अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, उस हिसाब से देश में विकास भी और बेहतर ही होने वाला है। दिल्ली में बैठक हुई थी, बेसिकली हर राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार मिलके, नीति आयोग ने कई बातें सबके सामने रखी। इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि भारत दुनिया की तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है और तमाम झटकों के बावजूद इसकी रफ्तार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। ऐसे में विकासशील देशों यानी वैश्विक दक्षिण देशों की उम्मीद इससे और वैश्विक दक्षिण देशों की उम्मीदें इससे और जुड़ती गई हैं। विश्व पटल पर व्यापारिक समझौते आदि के मामले में भारत ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। ऐसे में अगर केंद्र और सभी राज्य सरकारें मिलकर विश्व मानकों के अनुरूप अपने शहरों, पर्यटन स्थलों और विनिर्माण योजनाओं पर गंभीरता से काम करें, तो एक मिसाल कायम हो सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तो लगातार केंद्र की नीतियों और बैठकों आदि का विरोध करती रही हैं। इसके अलावा विपक्षी दलों की राज्य सरकारों के साथ केंद्र के रिश्ते तनावपूर्ण देखे गए हैं। इसलिए केंद्र से ही उपेक्षा की जाती है कि वह इस तल्खी को दूर करने का प्रयास करें। सेंटर और स्टेट मिलके ही काम करेंगे, तभी देश आगे चल पाएगा। भारत में विरोधाभास गहरा है। एक तरफ विकास दरूची है, तो दूसरी तरफ बेरोजगारी और गरीबी
उन्मूलन के मामले में अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अब वही वही देखिए यहाँ पे बहुत पहले एक आर्टिकल एक इंडियन एक्सप्रेस में आया था के शेफ रिकवरी का, जिसमें इकोनॉमी तो ऊपर जा रही होती है, मगर एम्प्लॉयमेंट, मार्केट, जॉब्स सब नीचे की तरफ जा रही होती हैं, खत्म हो रही होती हैं। अब विकास और अर्थव्यवस्था एक दूसरे से नातथी होते हुए भी कई मामलों में इनमें अलगाव भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े पर आधार अर्थव्यवस्था की दर ऊँची होने पर देश की खुशहाली का स्तर भी ऊँचा हो। और ये सब स्टैटिस्टिक्स हैं, इकोनॉमिक्स है, आंकड़ों से नहीं कह सकते आप सिर्फ। कभी-कभी आंकड़े मैनिपुलेट भी किए जा सकते हैं बहुत आराम से। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में विकास दर संतुलित नहीं है। निर्माण क्षेत्र अब भी हिचकोले खा रहा है। इसकी बड़ी वजह है कि निर्यात बढ़ाने और व्यापार घाटा बाँटने में अपेक्षित कामयाबी नहीं मिल पा रही है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश लक्ष्य के मुताबिक आकर्षित नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अगर केंद्र और राज्य सरकारें समन्वित रूप से काम करें तो निसंदेह कामयाबी पूरी उम्मीद बनती ही है। अगला संपादकीय है चुनौतियों के बीच आर्थिक विकास। जयंती लाल भंडारी साहब एक और बढ़िया संपादकीय लाए हम सबके समक्ष। इस समय पाकिस्तान के तनाव और अमरीकी अशुभ की शुल्क नीतियों के बीच भारत से निर्यात और अर्थव्यवस्था से तेजी से बढ़ते का परिदृश्य बन रहा है। 19 मई को प्रकाशित SNDP ग्लोबल इंडियन रिसर्च सेंटर हैप्टर की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक व्यापार में बदलाव से भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होगा। हाल ही में प्रकाशित देश के वैश्विक व्यापार के आंकड़े के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले महीने यानी अप्रैल में वस्तु निर्यात में 9% और सेवा निर्यात में 15% तक इजाफा हुआ है। अप्रैल में करीब $74 अरब का निर्यात हुआ है। ये हमारा इम्पोर्ट बहुत ही इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है इस समय ग्रोथ को। अब हाल ही में प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वैश्विक अर्थ परिदृश्य से जुड़ी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। वर्ष 25 के अंत तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तक 28 तो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 25 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 4 दशमलव कई ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा और ये जापान की GDP से अधिक होगा। ऐसे में जापान को पीछे करते हुए भारत अपनी 5वीं बड़ी GDP के दर्जे को पार कर चौथी बड़ी आर्थिकी वाला देश बन जाएगा। ये भी कहा गया है कि विकास की ऊंची दर से भारत की GDP 28 से बढ़कर 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी। उम्मीद है इस समय सब दुनिया के देशों की आर्थिकी गोते लगा रही है, तब भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। यदि हम इस समय देश की आर्थिक तस्वीर को देखें तो पाते हैं कि अप्रैल 25 में वस्तु एवं सेवा कर का संग्रह 2.9 लाख करोड़ रुपए स्तर पर पहुंच गया, जो अभी तक सर्वाधिक राजस्व है। टैक्स कलेक्शन भी अच्छा खासा हो रहा है व्यापार के सही चलते हुए भारत में। बाकी हुई से बातें करी हुई हैं, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी यानी कि NSO जो है आपकी के आंकड़े के अनुसार भारत की खुदरा महंगाई अप्रैल 25 में घटकर जो आपका रिटेल 3.16% पर आ गई है। ये गिरावट मुख्य रूप से सब्जियां, फलों, दालों इत्यादि की कीमतों को में नरमी के कारण दर्ज की गई हैं। उपभोक्ता खुदरा महंगाई कंज्यूमर जो है आपका है मार्च में 3.34% थे, जबकि अप्रैल 24 में ये 4.83% थी। अब ये बहुत ही सकारात्मक संकेत हैं अर्थव्यवस्था के लिए अपने आप में। अप्रैल में खाद्य महंगाई पर दर घटकर 1.78% रही, जो मार्च में 2.59% और पिछले साल अप्रैल में 8% थी। इस तरह मार्च 25 में थोक महंगाई दर घटकर 2.5% के स्तर पर आ गई। लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर रहने के बाद देश में महंगाई नीचे आने के पीछे एक प्रमुख कारण बेहतर कृषि उत्पादन था, और क्योंकि कृषि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बड़ा अच्छा हुआ था, इस वजह से हमारा जो फूड इन्फ्लेशन या फिर जो मार्केट्स पे महंगाई का असर दिख रहा था वो कम हो गया। बाकी वर्ष 24-25 में प्रमुख फसलों के उत्पादन दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ पैदावार में पिछले साल से करीब 6.8% और रबी उत्पादन में करीब 2.8% अधिक बढ़ोतरी होने का अनुमान है। इसमें गेहूं, चावल और मक्के की फसल का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। अच्छा मानसून भी कृषि विकास को नई ऊंचाई देते हुए दिखाई दे सकेगा। पिछले दिनों भारत मौसम विभाग ने इस साल मानसून के दौरान औसत से 5% अधिक वर्षा का अनुमान जताया है। फिर भी सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कुछ और बातें पर ध्यान देना लाभप्रद होगा। भारत में आत्मनिर्भरता की नीति और वोकल फॉर लोकल मंत्र को बढ़ाना होगा। देखिए उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना पड़ेगा।
इसमें स्थानीय और घरेलू बाजार तेजी से आगे बढ़ेंगे। जीएसटी से सरलता, निवेश के लिए अधिक अनुकूल माहौल, कुशल बुनियादी ढांचा संरचना, लॉजिस्टिक लागत में कमी, गतिशक्ति योजना का तेज क्रियान्वयन, व्यवसाय करने की प्रक्रिया की सरलता जैसे रणनीतिक कदमों से भारत के घरेलू उत्पाद का बाजार चमक बढ़ाई जा सकेगी। कैसे? मैन्युफैक्चरिंग को अपने बढ़िया कर दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कंप्लायंसेस को आसान कर दिया, अपॉर्चुनिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराइए आप, इंस्टीट्यूशनल हेल्प प्रोवाइड कराइए बिजनेसेस को। ये सब कर देने से लॉजिस्टिक्स देश का और बेहतर हो, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के तहत। अगर ये चीज़ें और बढ़िया हो जाएंगी तो देश की अर्थव्यवस्था और बेहतर काम करेगी, रोजगार के साथ साथ विकास को भी छुएगी। यही बात असल बात की बताने का प्रयास करा गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी भारत जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, आने वाले समय में बाकी देश भी इसकी कामयाबी की कहानी पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आज के लिए रखते हैं, कल फिर आएंगे नए वीडियो से। जुड़े रहिए, अच्छा लगे तो वेबसाइट को भी जरूर विजिट करिएगा। थैंक यू।